हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें ऐसे वीडियोस और लाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए जानते हैं आज के रियल इंसिडेंट के बारे में। कहानी शुरू होती है 15 जनवरी 1947 से, जब एलिजाबेथ शॉर्ट नामक एक 22 वर्षीय लड़की की डेड बॉडी बेटी बर्सिंगर नाम की एक औरत को फुटपाथ पर पड़ी मिलती है, लॉस एंजलिस यूएसए में। एलिजाबेथ की बॉडी दो टुकड़ों में थी और वह ऐसी दिखाई पड़ रही थी जैसे उसमें से सारा खून किसी ने निकाल लिया हो। एक पल के लिए तो बेटी ने उसे मैनिक्विन समझ लिया था। एलिजाबेथ की बॉडी को इतनी सटीक तरह से काटा गया था कि उनका कोई भी ऑर्गन और बोन डैमेज नहीं हुए थे। उनका मुंह उनके कान तक काटा गया था, जैसे कि कोई उनके चेहरे पर इस्माइल बनाना चाह रहा हो। उनकी बॉडी के आसपास कोई खून का ट्रेस नहीं मिला, जिससे ये समझ आया कि बॉडी को वहां लाकर डंप किया गया है। इस इंसिडेंट के 9 दिन बाद यानी 24 जनवरी को पुलिस को एक एनवलप मिलता है, जिसमें पेपर से कट किए गए अल्फाबेट्स चिपकाए गए थे, जिससे किलर को हैंड राइटिंग का यूज ना करना पड़े। उस लेटर में लिखा था, लॉस एंजलिस के एग्जामिनर्स और बाकी अखबारों के लिए ये रही ब्लैक डायलिया की कुछ चीजें। उस एनवलप में ब्लैक डायलिया के शॉर्ट्स, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, उनके कुछ फोटोज और एक पुरानी एड्रेस बुक थी जिसके कुछ पेजेस गायब थे। इन सब चीजों पर गैसोलीन लगाया गया था, जिससे किसी चीज पर फिंगरप्रिंट ट्रेस ना हो पाए। इसके बाद पुलिस को काफी लेटर्स मिले। इनमें से एक हैंड रिटन लेटर 29 जनवरी को मिला, जिसमें लिखा था, मैंने पुलिस के साथ मजाक किया। एलिजाबेथ लॉस एंजलिस आने से पहले सैन डिएगो में रॉबर्ट मैनली नाम के आदमी के साथ रह रही थी। रॉबर्ट ने ही एलिजाबेथ को लॉस एंजलिस छोड़ा था और बिल्टमोर नाम के एक होटल में चेक इन करने में मदद की। इस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद एलिजाबेथ लोगों को उस होटल के 10th और 11th फ्लोर पर दिखने लगी। लोग बताते हैं कि वो ब्लैक ड्रेस में दिखाई देती है और फिर दीवार में गायब हो जाती है। रॉबर्ट के जाने के बाद एलिजाबेथ पास ही में मौजूद एक बार में गई थी जहां उन्हें आखिरी बार जिंदा देखा गया था। चलिए अब बात करते हैं सस्पेक्ट्स की। पहला सस्पेक्ट था रॉबर्ट मैनली, जो कि एलिजाबेथ के मर्डर के एक हफ्ते पहले ही सैन डिएगो वापस जा चुका था और उसने लाई डिटेक्टर टेस्ट भी पास किया था। लेकिन 1954 में उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि उसका कहना था कि उसे कुछ आवाजें सुनाई देती। दूसरा सस्पेक्ट था आर्मी कॉर्पोरल जोसेफ डोमाइस, जो बॉडी मिलने के 2 दिन पहले सैन फ्रांसिस्को में एलिजाबेथ के साथ था और इसने इतनी शराब पी ली थी कि इसे कुछ होश नहीं था। जब इससे पूछा गया कि क्या इसी ने एलिजाबेथ का मर्डर किया है, तो इसने हाँ कहा। लेकिन बाद में एविडेंस मिला कि मर्डर वाले दिन ये अपने मिलिट्री बेस पर था। तीसरा सस्पेक्ट था जॉर्ज हॉडल। जॉर्ज की बात करने से पहले हमें कुछ बातें जान लेनी चाहिए। जॉर्ज उस समय जिस घर में रह रहे थे लॉस एंजलिस में, उसमें एक सीक्रेट रूम था जिसमें बच्चों को जाना अलाउड नहीं था। जॉर्ज के अपने बेटे, जो मर्डर के समय 5 साल के थे, बड़े होकर पुलिस फोर्स ज्वाइन करते हैं और 17 साल सर्विस को देने के बाद वो पूरी तरह कन्विंस थे कि उनके पिता ने ही एलिजाबेथ का मर्डर किया है। चलिए जानते हैं स्टीव हॉडल की थ्योरी। स्टीव के मुताबिक उनके पिता काफी इंटेलिजेंट थे। उन्होंने मेडिकल स्कूल में सर्जरी सीखी थी और लॉस एंजलिस में क्लिनिक भी रन करते थे। जो डेड बॉडी पर सर्जिकल कट्स थे, हो सकता है इन्होंने ही किए हों। जॉर्ज के 11 बच्चे थे, 5 अलग औरतों से, और वे शादीशुदा नहीं थे। स्टीव ने अपने पिता के एक फोटो एल्बम में एक औरत की तस्वीर देखी थी जो एलिजाबेथ से मेल खाती थी। इस चीज की जांच एक फोरेंसिक आर्टिस्ट ने की और बताया कि वो 85% श्योर हैं कि वो तस्वीर एलिजाबेथ की नहीं है। लेकिन 2014 में एक फेशियल रिकॉग्निशन एक्सपर्ट ने टेक्नोलॉजी यूज करके पिक्चर्स मैच करने की कोशिश की, तो पाया कि दोनों पिक्चर्स 95% मैचिंग है। फिर भी इन रिजल्ट्स को अनिर्णायक माना गया। उसने बताया कि जो हैंडरिटन लेटर पुलिस को मिला था, उसकी हैंडराइटिंग जॉर्ज की हैंडराइटिंग से कुछ हद तक मैच करती थी, लेकिन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने भी इस पर अपना मिक्स्ड ओपिनियन दिया। जॉर्ज पर उनकी बेटी ने सीरियल असॉल्ट के आरोप लगाए थे, लेकिन वे इसमें दोषी नहीं पाए गए। एक समय पर पुलिस को भी पूरा शक था कि एलिजाबेथ का मर्डर जॉर्ज ने ही किया है, तो उन्होंने जॉर्ज के घर में लिसनिंग डिवाइसेस लगाए थे, जिससे वो घर में हो रही सारी बातें सुन सके। और उन्होंने जॉर्ज को कहते सुना कि मान लो मैंने ही एलिजाबेथ का मर्डर किया है, तो क्या हुआ? पुलिस ये कभी प्रूव नहीं कर सकती।
अब तो पुलिस मेरी सेक्रेटरी से भी बात नहीं कर सकती क्योंकि वो भी मर चुकी है। जॉर्ज के बेटे को पुरानी पुलिस फाइल में एक औरत की गवाही मिली जिसमें यह कहा गया था कि जॉर्ज और एलिजाबेथ एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। इस समय लॉस एंजलिस की पुलिस काफी करप्ट थी। शायद इसी के चलते जॉर्ज के खिलाफ इतने सबूत होने के बावजूद इस केस को बंद कर दिया गया और जितने सबूत पुलिस को मिले वो सारे सबूत एविडेंस रूम से गायब हो गए। 2012 में स्टीव, जॉर्ज के बेटे, एक डॉग जो इंसानी खून सूंघने के लिए ट्रेंड था को लेकर अपने पुराने घर पहुंचते हैं। वो डॉग उन्हें घर के पीछे वाले हिस्से में लेकर जाता है। उनके घर के पीछे मौजूद जमीन से मिट्टी का सैंपल लिया गया और लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया। उस मिट्टी में इंसानी अंश के होने का सबूत पाया गया, लेकिन तब भी ये चीज़ डायरेक्टली एलिजाबेथ के मर्डर से लिंक नहीं की गई क्योंकि एलिजाबेथ को वहां दफनाया नहीं गया था। उनकी बॉडी तो सड़क पर पड़ी मिली थी। लेकिन इससे ये साबित हुआ कि जॉर्ज ने और भी लोगों के मर्डर किए हैं। स्टीव वहां पर खुदाई करना चाहते थे, लेकिन वो प्रॉपर्टी अब किसी और के होने के कारण उन्हें खुदाई करने की परमिशंस नहीं दी गई। उन्होंने लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट को फिर से जांच शुरू करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने उनकी रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। ये केस आज भी क्लोज्ड और अनसॉल्व्ड है। तो फ्रेंड्स, ये थी ब्लैक डेलिया और एलिजाबेथ के मर्डर की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ और फैमिलीज के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।